Good morning, friends. After a long break, we continue the thermodynamic scale of the temperature related with the BSc Part Second, Physics First and Unit Second. ऊष्मागतिक ताप पैमाना क्या है? हम कई प्रकार के थर्मोमीटर काम में लेते हैं. मोस्टली हम जो काम में लेते हैं वो मरकरी थर्मोमीटर होता है. उसमें देखते हैं कि जैसे ही कोई चीज़ गर्म चीज़ के साथ उसको टच करते हैं तो पारे के वृद्धि होती है, उसकी प्रसार होता है, उसमें लंबाई बढ़ती है, उसका आयतन प्रसार होता है और हमें वो उस कांच की नली में चढ़ता हुआ नजर आता है. उससे हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं. यानी सभी प्रकार के जो तापमापी हमने बना रखे हैं उसमें हमने कोई ना कोई पदार्थ डालते हैं, एक्टिव पदार्थ डालते हैं, सक्रिय माध्यम डालते हैं और वह पदार्थ उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर के साथ बदलती है. उस प्रॉपर्टी को मेजर करके हम स्केलिंग करके तापमान ज्ञात कर सकते हैं. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक विशेष प्रकार का ताप पैमाना, एक थर्मामीटर है जिसको हम ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं. मोस्टली कई लोग इसको केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं, थर्मामीटर भी कहते हैं. क्या है इसकी परिभाषा, आइए देखते हैं. कार्नोट इंजन की दक्षता पर आधारित ताप पैमाना जो कार्यकारी पदार्थों पर के गुणों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है कि कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वह कार्यकारी पदार्थों गुणों पर निर्भर नहीं करती. यह केवल उनके ताप पर निर्भर करती है. इनिशियल और फाइनल या सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर उस पर डिपेंड करती है. तो इस आधार पे जो थर्मामीटर बनता है, जो तापमापी बनता है, जो पैमाना बनता है उसे हम ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं. क्यों जरूरत महसूस हुई इसकी? हमने देखा है कि प्राय सभी तापमापी उसमें प्रयुक्त पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं. जैसे पारे के तापमापी में पारे का रेखीय प्रसार होता है, वो ऊपर बढ़ता है जैसे हमने पहले बताया. गैस तापमापी में गैस का आयतन बढ़ता है, उस आयतन को मेजर करके हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं. सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल करते हैं प्लेटिनम थर्मोमीटर वाला, तो उसमें पदार्थ का जो प्रतिरोध है ताप के अनुसार चेंजेज होता है. तो हम प्रतिरोध मेजर करके हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं. इन सभी तापमापियों में जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि ये अलग अलग होते हैं. किसी में लंबाई बढ़ रही है, किसी में आयतन बढ़ रहा है, किसी में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है. इन तापमापियों में वस्तु के तापमान का मापन अलग अलग प्राप्त होने के कारण वस्तु के ताप का मापन भी यथार्थ नहीं हो पाता. इट्स नॉट ए करेक्ट. अंदाजन होता है, नियर बाई होता है, इट्स नॉट परफेक्ट. अतः तापमापी ऐसा होना चाहिए जो पदार्थ के इन गुणों पर निर्भर नहीं हो. ऐसा तापमापी जैसे हमने पढ़ा है ऊष्मागतिक ताप पैमाना होता है जो कार्नोट की इंजन दक्षता ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई द T1 पर निर्भर करता है. इसे हमने पहले पढ़ के है. T2 सिंक का ताप है और T1 सोर्स का ताप है. कैसे प्रूव करें, आइए देखते हैं. माना कि एक ऊष्मागतिक कार्नोट इंजन T1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और कुछ कार्य करता है और T2 ताप पर सिंक को जो शेष ऊष्मा है Q2 वह निष्कासित कर देता है. इससे जो दक्षता प्राप्त होती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 या 1 माइनस Q2 बाई द Q1. यानी ये जो T1 माइनस दक्षता जो है वो फंक्शन है T1 और T2 का. तो इसको हम रीअरेंज करें Q2 बाई Q1 के फॉर्म में, तो Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ T1 एंड T2. उल्टा करते हैं Q1 बाई Q2, तो ये 1 डिवाइडेड बाई जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस फंक्शन ऑफ द T1 बाई T2 एंड दैट इज अनदर फंक्शन कैपिटल F T1 T2. यानी इस तरह से जो बनाया हमने फंक्शन उसको एक नया नाम दे दिया, एक अन्य फंक्शन हो गया. इसमें कोई फर्क नहीं है, जो भी T1 T2 का प्लान है. इस प्रकार ये है उत्क्रमणीय कार्नोट इंजन, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन. T1 T2 पर मध्य कार्य करता है, इन पे डिपेंड करता है और हमने ये माना है कि T2 इज लेस देन द T1. एक और इंजन मानते हैं जो अन्य ताप T2 T3 पर कार्य करता है, जहाँ पे हमने ये माना T2 इज ग्रेटर देन T3. तो यह इस सोर्स से Q2 ऊष्मा लेती है और सिंक को Q3 ऊष्मा निष्कासित कर देती है. वही पुराना फंक्शन वैसे के वैसे ही काम में ले.
यहाँ पे हमने Q2 बाय द Q3 हो जाएगा, दैट इज़ फंक्शन ऑफ द T2 एंड T3। और यदि एक और माने हम एक इंजन कार्नो इंजन जो T1 T3 के मध्य कार्य करता है, तो ये Q1 ऊष्मा लेता है T1 से और Q3 T3 ताप के सिंक को निष्कासित कर देता है। उसी प्रकार लिखना चाहें हम Q1 Q3 फंक्शन ऑफ द T1 T3। यानी हमने तीन तरह के कार्नो इंजन काम में ले लिए। पहला Q1 से Q2, दूसरा Q2 से Q3 और तीसरा Q1 से Q3। तीनों को हम कंबाइंड रूप में लिखें Q1 by Q3 दैट इज इक्वल टू Q1 by Q2 दैट मल्टीप्लाइड बाय द Q2 by Q3। तो यह तीनों को हम एक साथ इस इक्वेशन में समाहित कर सकते हैं। तो हमने लिखा ये है कि दैट इज द फंक्शन ऑफ द T1 T3 दैट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ द T1 T2 मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन ऑफ द T2 T3। जैसे फिगर से समझे आ रहे हैं कि ये T1 सोर्स है और T3 सिंक का लास्ट में हमने इस तरह से लिख दिया हमने। पहली स्थिति में ये Q1 ऊष्मा लेता है T1 सोर्स से और Q2 निष्कासित कर देता है और काम करता है। अगली बार दूसरा जो इंजन माना हमने Q2 लेता है सोर्स से और Q3 सिंक को निष्कासित कर देता है। और एक तीसरा हमने जो माना था कि वो सीधा सोर्स से Q1 ऊष्मा लेता है और सिंक को जो T3 टेम्परेचर पे उसको Q3 ट्रांसफर कर देता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो उपकरण इक्वेशन फिफ्थ है ये तभी वैध रह पाती है जब फलन f का स्वरूप इस प्रकार हो कि f T1 by T2 दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द अनदर फंक्शन phi T1 by the phi T2। तभी, क्योंकि ये डिवाइड होगा कैंसिल होगा तो ये इस तरह से रेशो के फॉर्म में होना ही चाहिए। इसी तरह से f T2 T3 ले सकते हैं 5 T2 by the 5 T3 एंड द 5 T1 T3 दैट इज इक्वल टू, इस तरह से इनको अरेंज कर सकते हैं जहाँ पाई ताप का अज्ञात फलन है दैट इज द अननोन फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये तभी संभव है जब फंक्शन ऑफ द फाई T1 इज ग्रेटर देन द फाई ऑफ T2। और इसलिए इसका ये तभी हो सकता है, ये सारी चीज़ें ऊपर वाली ये जो इक्वेशंस लिखी हमने रेशो वाली और ये जो ग्रेटर देन वाली कर रहे हैं कि ये है जो फाई है ताप T का रेखीय फलन होना ही चाहिए। तो हमने ये मान लिया कि फाई इज द फंक्शन ऑफ द T1 इक्वल टू एक नया टेम्परेचर τ1 कह सकते हैं। फाई इज फंक्शन ऑफ द T2 इज τ2 एंड फाई T3 इज फंक्शन ऑफ द τ3। Q1 Q2 को हम लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा है Q1 Q2 इज द फंक्शन ऑफ द T1 T2 एंड दैट इज इक्वल टू द फाई T1 बाय द फाई T2 एंड दैट इज τ1 बाय τ2। ये एक नवीन ताप विमान है जो कार्नोट इंजन द्वारा स्रोत से अवशिष्ट उष्मा और सिंक के निष्कासित उष्मा पर निर्भर करता है तथा ये सिंक की कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, अतः यही उष्मागतिक ताप विमान कहलाता है। इससे हम दक्षता जो निकालते हैं वो क्या मिलेगी हमें, दक्षता ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय द Q1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस τ2 बाय द τ1। यानी ये जो नया जो टेम्परेचर आ रहा है, ये जो टेम्परेचर कैलकुलेट किया ये कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, यह केवल और केवल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। इसके आधार पे हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं ज्ञात कर सकते हैं। पहली, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। जैसे कार्नो इंजन की दक्षता हम कैलकुलेट करते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय द Q1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस τ2 बाय द τ1, नई जो हमने उष्मागतिक ताप माना काम लिया उसके फॉर्म में। यदि τ2 जीरो हो यानी सिंक का टेम्परेचर जीरो हो तो Q2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड दैट ईटा इक्वल टू 1 या 100%। तो क्या परिभाषा बनती है परम शून्य ताप की, उष्मागतिक ताप पैमाने का परम शून्य ताप उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो जाती है। इस शून्य ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। यानी एक शर्त हो गई कि यदि कार्नो इंजन की दक्षता 100% है तब जो सिंक का टेम्परेचर होगा वह परम शून्य ताप होगा। नेक्स्ट, जैसे हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस में हम करते हैं ना कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं।
इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस 1 डिग्री जो है वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है। साइज ऑफ 1 डिग्री क्या है, एक अंश का आकार क्या है, वो चेक करते हैं। तो क्या है ये नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस। ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर डिग्री का मान, वैल्यू ऑफ द डिग्री ऑन टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। कैसे करें इसको, आइए चेक करते हैं। ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर डिग्री का निर्धारण करने के लिए हम जल के बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, जिसको हम टो एस लिख रहे हैं, तथा फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम टो आई लिख रहे हैं, के मध्य उत्क्रमणीय कार्य इंजन का उपयोग करते हैं। और यदि हम इसको अरेंज करें स्पीकर के फॉर्म में, जैसे हमने समतापी रुद्धोष्म में जो प्रसार किया था, फिर समतापी संपीड़न हुआ था, फिर रुद्धोष्म संपीड़न हुआ था, ABCD, उस तरह से हमने फिगर बनाया P और V के बीच में। तो जब हमने कैलकुलेट किया था कि इस पूरे कार्नोट चक्र में जो कार्य करते हैं वो इस जो वक्र है, सूचक जो आरेख है, इंडिकेटर डायग्राम है, इसके इस एरिया के बराबर होता है। ABCD के अंदर जो होता है एरिया, इसके बराबर होता है। यानी कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य W = एरिया ऑफ द ABCD। अब यदि इस आरेख को समतापी वक्र के समांतर बराबर 100 भागों में बांट देते हैं। समतापी वक्र कौन से होते हैं, AB और CD। तो हमने इसके पैरेलल में 100 बराबर बराबर भागों में बांट दिया इस कार्य को, इस ग्राफ को। तो किसी एक भाग के मध्य कार्यरत इंजन की उष्मा स्रोत व सिंक के मध्य तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस का मान होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा कि ऊपर जो है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, और नीचे फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों बीच में जो भी अंतर आएगा, जो उसको हमने 100 भागों में बांट दिया, तो उनमें से कोई एक दो छोटी छोटी लाइनें हैं, उनके मध्य जो इंजन कार्य करेगा उसमें सोर्स और सिंक का मध्य टेम्परेचर कितना आएगा, 1 डिग्री केल्विन होता है। इसको हम 1 डिग्री लिखते हैं, केल्विन के साथ हम डिग्री काम में नहीं लेते हैं। इसमें हाल फिलहाल हमें समझने के लिए कि ये 1 डिग्री है। अर्थात जल की क्वथनांक हिमांक के मध्य कार्यरत उसमें इंजन द्वारा किए गए कार्य का 1/100वां भाग, तो इस अन्य उत्कीर्ण इंजन के स्रोत और सिंक के मध्य तापांतर का मान 1 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री सेल्सियस जो हम काम लेते हैं उसके बराबर होता है। यानी एक इंजन है जो जल के क्वथनांक और हिमांक के मध्य कार्य करता है। जो कार्य किया हमने टोटल माना, उसका हमने 100वां हिस्सा कर लेते हैं। इस 100वां हिस्से में जो इंजन कार्य करता है वह हमारा इन दोनों जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। एंड दिस इज sufficient for today. Okay, thanks.